लास्ट क्लास मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+। आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? हैव यू गाइस सॉल्व्ड इट? क्या आंसर आया आप लोग का बताओ। सो आई हैव वन आंसर, 2.4 into 10 to the power 14 hertz. एक और आंसर is 3 into 10 to the power 15 hertz. Any other? Any other? सिर्फ 10। एंड ऑप्शन डी आप लोग को ऑब्वियसली पता ही है, one of these. Let's check. Not difficult at all. So मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ऑलराइट, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन के जगह मैं टाइम ऑफ रेवोल्यूशन तो बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन क्या आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा। ये सुनो, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज वेरी सिंपली 1 बाय टाइम। तो यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? स्पीड बाय डिस्टेंस आ जाएगा। बताओ, वाज इट वेरी डिफिकल्ट? सिंपल इनफ? यस, नो? अब बस हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो देखो स्पीड क्या होगा? v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन होगा। देखो चेक कर लेते हैं। सो स्पीड इज v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन। एंड डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमारा सरकमफेरेंस हो गया। सो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू रेडियस, दैट इज आर नॉट एन स्क्वायर पाई जेड। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी नॉट बाई 2 पाई आर नॉट into z square by n cube. Substitute all the values. So ये आपका आएगा 2.18 into 10 to the power 6 divided by 2 into 3.14 into r naught is 0.53 into 10 to the power minus 10 z square by n cube. मेरा यहाँ पे z कितना आएगा बताओ? यहाँ पे z कितना आएगा? वेरी गुड, z जो है वो यहाँ पे 2 आएगा। और n यहाँ पे कितना आएगा बताओ? n यहाँ पर जो है वो 3 आएगा। सो z स्क्वायर बाय n क्यूब यानी कि 4 बाय 27। बस अब जो है आपको इसको सॉल्व करना है, राइट? सो ये आपका आएगा 2, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 4, दिस इज 27। एक सेकेंड, as it is, इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है बताओ? इसको दिस इज 81, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा। तो ये 10 टू द पावर 8, 81, 10 टू द पावर 15 आएगा। देखो चेक करो, 10 पावर 15 से स्लाइटली लेस आएगा। आई थिंक जो यहाँ पे एक जना आंसर लिख रहा है 9.77, आई थिंक ये वाला करेक्ट है। ओके, 10 का पावर 15 से जस्ट कम आएगा। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं किया, बट मुझे लग रहा है कि हाँ आपका ये वाला आंसर है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा? हर्ट्ज आ जाएगा। या तो आप इसको हर्ट्ज लिखो या फिर आप इसको लिखो रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? सभी ने नोट कर लिया? हाँ हाँ ठीक है, आप सेकंड इनवर्स भी लिख लो, चल जाएगा। सभी ने नोट कर लिया? यस, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द कांसेप्ट। नो क्वेश्चंस टुडे, मतलब हम कांसेप्ट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। नाउ अब देखो, लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में जहां तक हमने थ्योरी डिस्कस किया था, हमने आर, वी एंड ई का जो है वैल्यूज निकाला था। आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, वी इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। वहां पर हमने एन जो है, एन हमने क्या डिस्कस किया था बताओ? व्हाट वाज एन? जैसे कि सपोज अगर कोई चीज इस शेल में है, करेक्ट, एन जो है वो हमारा शेल नंबर था या ऑर्बिट नंबर था। तो अगर कोई चीज इस शेल में है तो इसका एन का वैल्यू क्या होगा बताओ? करेक्ट, इसका एन का वैल्यू जो है 1। इस चीज का एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, इस चीज का एन का वैल्यू हो जाएगा 3। तो वहां पे शेल नंबर जो है या वहां पे एन जो है दैट रिप्रेजेंट्स आवर शेल नंबर। नाउ अब देखो, अगर सपोज करो आपको मैं बोलूं, अब देखो सपोज करो मैं आपको बोलूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। ओके, अच्छा चलो, ग्राउंड स्टेट से पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। ओके, सो सपोज करो अगर मुझे एनर्जी निकालना है ऑफ फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल
okay, of an H atom. I am trying to find out the energy of first shell, second shell and third shell of the H atom. बताओ क्या क्या वैल्यूज आएंगे। देखो E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन एटम बोल दिया है तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ई नॉट का वैल्यू कितना है, 13.6 है। तो जब मैं n का वैल्यू जो है वो 1 डालता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -13.6 आ जाएगा। यस नो। सेकेंड वाले का मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगा, सेकेंड वाले का वैल्यू बताओ क्या आएगा। हाँ वापस चेक करो, सेकंड वाले का क्या है, करेक्ट, सेकंड वाले का आएगा -3.4। थर्ड वाले का बताओ। अच्छा चलो आप फोर्थ वाला भी निकालो, थर्ड वाले का बताओ। करेक्ट, -1.51, या अगर आपने 1.52 लिखा है तो वो भी चल जाएगा। फोर्थ वाले का बताओ। करेक्ट, -0.85। सारे के सारे वैल्यूज जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। देखो एक बार आप सभी चेक करो, चेक करो एक बार आप सभी। सभी को समझ में आना है यहाँ पे क्या किया हमने, सभी को समझ में आया ना। ओके, ना इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि शेल्स को जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट शेल इन दिस वे और वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट शेल इन दिस वे। एंड आप जनरली इसी मेथड में ही देखोगे, क्योंकि यहाँ से समझना जो है काफी इजी होता है। दिस इज शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4 एंड सो ऑन। ओके, इन जनरल जो है आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखोगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा डायग्राम में डिफिकल्ट होता है या डायग्राम में शो करना डिफिकल्ट होता है। जनरली आप ये वाला डायग्राम ही देखोगे। तो आप ध्यान में रखो कि ये दोनों ही जो है ये शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे बॉटम वाला जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। नाउ अब अगर मेरा n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे एनर्जी लेवल कितना हुआ, -13.6 हुआ। मेरा n इक्वल टू 2 है तो वहां पे एनर्जी लेवल कितना हुआ, -3.2 हुआ। अगर एनर्जी लेवल 3 है, सॉरी नॉट 3.2, 3.4, अगर एनर्जी लेवल 3 है तो ये हुआ -1.51। एनर्जी लेवल 4 है तो आपका आ रहा है -0.85। नाउ अगर एनर्जी लेवल इनफाइनाइट है, ओके, अगर एनर्जी लेवल इनफाइनाइट है तो बताओ कितना एनर्जी आएगा। वेरी गुड, हमारा एनर्जी जो आएगा वो आएगा 0। लिखते जाओ, बता रहा हूँ नेगेटिव क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ, बट अभी के लिए आप ये सब लिखते जाओ। लिख लिया सभी ने, ये पूरा आप लोग लिख लो अभी। लिख लिया आप सभी ने, लिख लिया। Okay. So now we are going to discuss a couple of terms. We'll come back to this in a moment, but we have to discuss a couple of terms. Now the first term is ground state. The first term is ground state. Ground state का मतलब क्या होता है, lowest energy state. Ground state का मतलब होता है lowest energy state. And एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा naturally अपने ground state में ही present होगा, right? आप सभी ने ये चीज पढ़ा होगा, हो सकता है आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कि if stability has to increase, अगर नहीं पढ़ा तो भी आप समझ लो, if stability has to increase, stability increases, energy क्या करना चाहिए बताओ। If stability has to increase, energy has to up, correct, so energy has to decrease, energy has to decrease। so अगर वो चीज अपने lowest energy state पे है तभी जाके वो अपने maximum stability state में आएगा, ऐसा नो, राइट। सो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट और इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट। सो अब देखो, अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं N1 N2 N3 N4, यहाँ पे बताओ अगर मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करना प्रेफर करेगा या कहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। करेक्ट, वो n इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट करना प्रेफर करेगा, क्योंकि वहां पे उसका एनर्जी जो है वो लोएस्ट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने आप से हमेशा कहाँ पे पाया जाता है, राइट। अ ग्राउंड स्टेट इज बेसिकली वेयर एन इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी फाउंड।
टिपिकली जो है ये n is equal to 1 होता है. Of course it can be different, but typically this is n is equal to 1. Okay, lowest energy state, or where electron is found naturally, or where electron is found naturally. Okay, now next होता है आपका excited state. नेक्स्ट होता है आपका एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट. एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट क्या हुआ हमारा? एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट. पहले आप यहां पे कॉपी कर लो. देख लिया आप सभी ने? लिख लिया? ओके. नाउ सबसे पहले अब आप ये समझो. सो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट है n इज इक्वल टू 1. एवरीबडी नीड्स टू पे अटेंशन. ओके, ना हमारा ग्राउंड स्टेट जो है वो n इज इक्वल टू 1 है. ओके, अगर वो एक एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है तो सबसे पहले वो कौन से स्टेट में जा सकता है बताओ? विच इज द क्लोजेस्ट स्टेट विच इज अवेलेबल. करेक्ट, द क्लोजेस्ट एक्साइटेड स्टेट विच इज अवेलेबल टू इट इज n इज इक्वल टू 2. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज अवेलेबल टू इट? करेक्ट, दैट विल बी 3. एंड उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 5, एंड लास्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा आएगा? लास्ट कौन आएगा? करेक्ट, लास्ट जो है वो इनफाइनाइट वाला आएगा. ये सुनो, लास्ट जो है वो इनफाइनाइट वाला आएगा. ओके, नाउ एवरीबडी अगेन पे अटेंशन. अगर कोई चीज अपने ग्राउंड स्टेट में है, एवरीबडी पे अटेंशन, अगर कोई चीज अपने ग्राउंड स्टेट में है तो उसका n क्या होगा बताओ? करेक्ट, n होगा 1. अगर वो सबसे पहले एक्साइट होगा, अगर वो सबसे पहले एक्साइट होके तो वो कौन सी स्टेट में जाएगा? करेक्ट, n इक्वल टू 2. सो अगर आपको कभी भी, नाउ दिस इज द पार्ट वेयर मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. तो अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर आपको पूछा जाए तो बताओ वो चीज क्या आएगा? करेक्ट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो आपका n इक्वल टू 2 आएगा. ओके, अगर आपको यहीं पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछा जाए तो बताओ ये चीज क्या आएगा? करेक्ट, ये चीज जो है आपका 3 आएगा. ओके, एंड अगर आपको nth एक्साइटेड स्टेट पूछा जाए तो ये चीज क्या आएगा बताओ? वापस सोचो. करेक्ट, ये चीज आपका आएगा n+1. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, तो अगर सपोज करो मैं आपको बोलूं कि अच्छा व्हाट इज द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे इसका मतलब n कितना होगा बताओ? करेक्ट, n जो है वो मेरा 6 हो जाएगा. ओके, अगर सपोज करो मैं आपको कभी भी बोलूं कि इट हैज गॉन टू द सेकंड मैंने लिख ही दिया. लेट्स से इट हैज गॉन टू द 10th एक्साइटेड स्टेट, तो ये मेरा क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, n इज इक्वल टू 11. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो. So there is a difference between state and excited state. Okay, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. There is a difference between state and excited state. State का मतलब जो भी आपको बोला गया है वैसा ही है. Ground state, अगर आपको state बोला गया है तो ground state का मतलब generally जो है वो 1 होता है. Okay, and अगर आपको nth, अगर आपको सपोज करो ये हो गया आपका ground state या first state, तो आपका second state क्या हो जाएगा? हाँ वही तो. अच्छा, सो आपका सेकंड स्टेट क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट स्टेट इज कि वो n इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट करे. सेकंड स्टेट क्या होगा? करेक्ट, सेकंड स्टेट जो है वो 2 हो जाएगा. थर्ड स्टेट क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेट जो है वो 3 हो जाएगा. nth स्टेट क्या हो जाएगा? nth स्टेट जो है वो n हो जाएगा. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड स्टेट. ओके, तो स्टेट ग्राउंड जो है वो 1 हो जाएगा. सेकंड स्टेट जो है वो आपका 2 हो जाएगा. थर्ड स्टेट जो है वो आपका 3 हो जाएगा. nth स्टेट जो है वो आपका हो जाएगा n. ओके, बट यहीं पे अगर आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो तो इन दोनों का मतलब जो है वो चेंज हो जाता है. सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो है वो आपका 3 हो जाएगा, या nth एक्साइटेड स्टेट जो है वो आपका हो जाएगा n+1. ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैज बीन गिवन टू यू. ओके, कॉपी कर लो.
कॉपी कर लिया? ओके, नाउ अगेन विल कम बैक टू दिस इन अ मोमेंट। ये यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, सो विल कम बैक टू दिस इन अ मोमेंट। नाउ ध्यान दो। सो सपोज करो कि भाई आपने एक फ्रेंड से जो है, सपोज करो कि आप ए हो, राइट, आपने बी फ्रेंड से जो है लेट्स से 50 रुपए उधार लिए। ओके, लेट्स से कि आपने इसे 50 रुपीज जो है वो उधार लिए। नाउ अब विथ रिस्पेक्ट टू बी आपका स्टेट क्या हो जाएगा? -50 हो जाएगा, ये सर, क्योंकि भाई आपने उससे उधार लिए। कॉपी कर लो फटाफट। क्योंकि भाई आपने उससे उधार लिए तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्या हो जाओगे? उसके रेस्पेक्ट में आप -50 हो जाओगे, राइट, क्योंकि आपको उसको 50 रुपीज जो है लौटाना है। तभी जाके आप दोनों के बीच में हिसाब जो है वो जीरो का होगा, या आप दोनों का हिसाब जो है वो बराबर होगा। यस, नो, राइट। सो अभी जो है लेट्स से आप -50 वाले पे हो। ओके, लेट्स से आप -50 वाले पे हो। अगर आप -50 से -30 पे जाना चाहते हो, एवरीबॉडी पे अटेंशन, अगर आप -50 से -30 पे जाना चाहते हो तो आपको आपके डैड से कितना उधार लेना पड़ेगा? करेक्ट, वेरी सिंपल। आपको आपके डैड से या एक्सटर्नल सोर्स से जो है आपको 20 लेना पड़ेगा। आपने 20 ये चीज कैसे डिटरमाइन किया? आपने ये देखा आपका इनिशियल स्टेट क्या है, आपने ये देखा आपका फाइनल स्टेट क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्सटर्नली सप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके, और यहीं पे लेट्स से अगर आप -50 की जगह अगर आप फॉर एग्जांपल -10 तक जाना चाहते तब इंस्टेड आपको कितना उधार लेना चाहिए था अपने डैड से? करेक्ट, तब आपको 40 लेना चाहिए था। ठीक है, और अगर आपको आपके फ्रेंड को भाई जीरो करना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, दिन में 4 बार फोन कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको आपके डैड से कितना लेना चाहिए? करेक्ट, 50 लेना चाहिए। अब देखो 50 आपको क्यों लेना चाहिए? बिकॉज यू वांट टू मेक दी एनर्जी इंटरैक्शन जीरो। तो अगर आप -50 से जीरो जाना चाहते हो तो अगेन वॉट एवर इज द डिफरेंस, आप सीधे सीधे वही वैल्यू लोगे। ये सुनो, ठीक एग्जैक्ट सेम चीज जो है वो यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर जो आपको एनर्जी लेवल दिया गया है, दैट इज द लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल। ओके, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो -13.6 ही होगा। अगर वो चीज n = 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो -3.4 होगा। 3 पे है तो दिस, 4 पे है तो दिस, एंड सो ऑन। तो अब ध्यान दो, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 1 से लेके n = 2 तक जाना चाहता है, ओके, n = 1 से लेके n = 2 तक जाना चाहता है तो उसको एक्सटर्नली कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा बताओ? वेरी गुड। तो इन दिस केस एनर्जी जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा विल वेरी सिंपली बी डेल्टा ई। डेल्टा ई हमारा क्या होगा? एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी मेरा कितना है? -3.4 है। इनिशियल एनर्जी मेरा कितना है? -13.6 है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना हुआ? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। तो मुझे एक्सटर्नली 10.2 जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल तक जो है वो जंप कर पाएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे इसको जो है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से सोचो। ओके, लेट्स से कि मुझे इसको ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। एवरीबॉडी पे अटेंशन, ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे n1 एंड n2 बताओ। n1 इज n इनिशियल, n2 इज n फाइनल। बताओ n1 n2 क्या आएगा? ग्राउंड स्टेट यानी कि मेरा n1 क्या हुआ? करेक्ट, ग्राउंड स्टेट यानी कि n1 जो है वो 1 हुआ। नाउ मैंने बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि मेरा n2 क्या हुआ बताओ? करेक्ट, मेरा n2 जो है वो 3 हो जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आया ना? ओके, सो अब अगर मैं ग्राउंड से लेके सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक जाना चाहता हूं तो बताओ मुझे कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? ओके, इट्स वेरी सिंपल। सो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दैट इज -1.51 माइनस 13.6। मैं इसको अभी के लिए जो है 1.51 के लेके 1.5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है। तो अच्छा चलो, ये मिट नहीं रहा है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 12.09 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, यहां तक आप सभी नोट कर लो फटाफट। यहाँ पे अगर आपको ध्यान में देना है कि क्या लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हो इस वाले पार्ट में व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड इस वाले में आप लिखना फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट।
ओके, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहां तक सभी को क्लियर हुआ ना? ओके, लिख लिया सभी ने? सो देखो, अब हम इस चीज का एक जनरल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। अब देखो, इस चीज का हम एक जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron, yeah, to shift an electron, to shift an electron from n1 to n2। ओके, अगर मुझे n1 से n2 तक मुझे इसको शिफ्ट करना है, तो देखो मेरा जो डेल्टा ई आएगा, दैट इज वेरी सिंपली एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। यस और नो? एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। सो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला डालता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। यहाँ पे n क्या आ जाएगा? n2 स्क्वेयर आ जाएगा। देखो समझ में आएगा? ओके, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस ई नॉट जेड स्क्वेयर बाय एन वन स्क्वेयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, सो अब देखो, इसका आपका फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगा? वेरी सिंपली ई नॉट जेड स्क्वेयर वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर। ये जो है, ये आपका क्या गया? आपका डेल्टा ई आ गया। लिख लो। ओके, यहाँ पे हमें एक चीज जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करो तो आपका n1 जो है वो हमेशा लेस देन n2 होना चाहिए। कॉपी कर लो। नोट कर लिया आप सभी ने? नोट कर लिया? लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल देन। एग्जांपल, फाइंड the energy required, find the energy required for an electron, find the energy required for an electron to jump from second state to fourth excited state। सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ पे n1 and n2 बताओ। What is the find the energy required for an electron to jump from second state to fourth excited state, right? सबसे पहले आपको जो यहाँ पे समझना है, that is n1 is always a lower value, so n1 यहाँ पर जो है वो 2, अगर मैंने आपको सेकेंड स्टेट ही दिया है, बट यहाँ पर जो है मैंने आपको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट दिया है। ओके, सो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि आपका करेगा आपका 5। वेरी गुड, अब आप इसको सॉल्व करो। अब इसमें और कुछ खास बचा है नहीं, आप इसको सॉल्व करो। टेल मी व्हाट इज द आंसर। अच्छा, मैं आपको देता हूँ एच एटम, राइट? अज्यूम एच एटम। हो गया? ओके, सो आई हैव रिसीव्ड वन आंसर 4.08। चलो देखते हैं, हालांकि ये मुझे गलत लग रहा है, एक और बार सॉल्व करो। ख्याल आपने कुछ कैलकुलेशन कर दिया? ओए, तो सॉल्व करो ना, ई नॉट का वैल्यू डालो। वो मैं नहीं डालूंगा, वो आपको डालना है।
Okay, I have another answer, 2.85. I have 2.85. कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना है। देखो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ पे मुझे सिंपली ये फॉर्मूला डालना है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, बस अब मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करूँ। सो ई नॉट इज 13.6, जेड का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर। राइट, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो अब यहाँ पे देखो क्या रहेगा, 13.6 ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/25। सो ये मेरा एसेंशियली क्या देगा, 13.6 इंटू 21/100। बाकी का इसका वैल्यू जैसे कि आप बता रहे हो 2.85। ओके, चेक करो, मैंने इसका कैलकुलेशन जो है वो चेक नहीं किया, बट मुझे लग रहा है सही। ओके, चेक करो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? सभी ने कॉपी कर लिया? Okay, let's take one more example. Let's take one more example. Question: What is the minimum? What is the minimum energy required? What is the minimum energy required to send an electron in ground state of He plus to an excited state? पहले आप क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया आप सभी ने? एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। खुद से बताइएगा। So I have one answer, 4.08। हालांकि ये मुझे गलत लग रहा है, एक और बार कैलकुलेशन आप लोग चेक करो। 40.8 6.08। ओके ओके, सो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या था। क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ग्राउंड स्टेट में है ऑफ He प्लस, ठीक है, टू एन एक्साइटेड स्टेट। अब देखो मेरा ग्राउंड स्टेट ये हुआ, इसके ऊपर जितने भी है सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट है। सो दिस इज n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड जैसे कि हमने देखा कि अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ भेजना है तो आई हैव टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ से यहाँ भेजना है तो आई हैव टू स्पेंड अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ भेजना है तो आई हैव टू अगेन स्पेंड अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लेट्स कॉल दिस ए बी एंड सी। ध्यान दो, लेट्स कॉल दिस ए बी एंड सी।
तो किस केस में मुझे ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा? आउट ऑफ दीज थ्री किस केस में मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली थर्ड वाले केस में मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो इफ आई वांट द ट्रांजिशन टू बी मिनिमम, इफ आई वांट टू जंप टू बी मिनिमम और द एनर्जी टू बी मिनिमम, तो अगर मेरा n1 जो है वो इक्वल टू 1 है और मिनिमम एनर्जी के लिए मेरा n2 क्या होना चाहिए बताओ? करेक्ट, मेरा n2 जो है वो 2 होना चाहिए. यहाँ पे इस चीज का सेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही था. यू ओनली हैड टू डिटरमाइन व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ n2. सो यहाँ पे देखो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. यहाँ पे पहला मेरा ग्राउंड स्टेट में था, n1 इज इक्वल टू 1 था. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि मेरा n2 जो है वो मेरा इक्वल टू 2 आ जाएगा. बस आपको इतना ही समझना था. ओके, बिकॉज मिनिमम एनर्जी, बिकॉज मिनिमम एनर्जी, बाकी का जो है और कुछ खास है नहीं. सो आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू टी नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. अब आपको यहाँ पे वैल्यू डालना है. दिस इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर. सो आपका कितना आएगा 3/4. तो ये देखो क्या आ जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल आउट. सो ये आपका आ जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो चेक करो समझ में आया कैसे. एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट राइट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? लिख लिया सभी ने? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. अच्छा चलो, गुड क्वेश्चन. तो समबडी जस्ट आस्क्ड कि यहाँ पर मैंने मिनिमम एनर्जी दिया है, बट अगर मिनिमम एनर्जी की जगह मैंने अगर मैक्सिमम एनर्जी दिया होता तो हमें n2 को जो है क्या लेना चाहिए? इट्स वेरी सिंपल. n2 का मेरा लास्ट वैल्यू क्या है बताओ? व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ n2? करेक्ट, इंफिनिटी है. तो आप n2 का वैल्यू जो है वो सिंपली आप इंफिनिटी, राइट. बट मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एक्चुअल में आप कितना भी डाल सकते हो. वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट दिस टर्म व्हाट दिस मींस. ओके, हालांकि आप n2 जो है वो आप इंफिनिटी लेते हैं, राइट. नाउ यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया ना? ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली चाहे तो सिर्फ जेड स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट उस चीज के लिए आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन का एनर्जी डिफरेंसेस क्या है. अगर आपको हाइड्रोजन का एनर्जी डिफरेंस याद है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के बीच में 10.2 का एनर्जी डिफरेंस होता है. तो यस ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको वो चीज फिर याद है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टर्म कॉल्ड एज योर बाइंडिंग एनर्जी. ओके, हम यहाँ पे एक दो टर्म डिस्कस करेंगे. पहला टर्म हमारा होता है बाइंडिंग एनर्जी. नाउ बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? एनर्जी energy required to completely break the bond between, this is between, okay, between electron and nucleus. या फिर आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, it is the energy required to completely separate electron from atom. देख लो. देखिए एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल इज वेरी सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस to send an electron to an excited state. पीडी यहाँ पर जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल दिया है तो यहाँ पे इसका मतलब जो है पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा. आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम एज बाइंडिंग एनर्जी, सेम एज बाइंडिंग एनर्जी. ओके, और एनर्जी रिक्वायर्ड
to ionize an atom। पहले आप ये तीनों लिख लो। सभी ने लिख लिया? लिख लो। कहाँ पे? required to ionize, इसको फिर से लिखते हैं, चलो, to ionize। लिख लिया सभी ने? okay, now all of these are also very simple concepts। लिख लेना सभी ने? okay, now all of these are also very simple concepts। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको दिया फॉर एग्जांपल in an hydrogen atom, in a hydrogen atom, in a H atom, the electron is present in, let's say, ground state। फर्स्ट एग्जांपल में ले लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर बिट 1, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ये एग्जांपल है, ये वाला मैं सॉल्व करूंगा। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? ऑलराइट। पार्ट 2, व्हाट is the ionization potential? IP is ionization potential। And part 3, what is the first excitation potential? पहले आप ये सिर्फ लिख लो। लिखिए। ओके, नाउ अब देखो, सबसे पहले जैसे कि हमने वो वाला जो एग्जाम्पल लिया था ऑफ यू टेकिंग 50 रुपीज फ्रॉम योर फ्रेंड। ओके, जैसे कि हमने वो वाला एग्जाम्पल लिया था, देखो तो वहां पे क्या था, आप -50 पे थे, राइट? अब देखो, अगर आप -50 पे थे एंड अगर आपको आपके फ्रेंड से बरी होना है कि भाई हो गया तेरा मेरा हो गया, अपने को ये चीज खत्म करना है, तो आपको उसको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा बताओ? या आपको एक्सटर्नली कितना लेना पड़ेगा? करेक्ट, आपको एक्सटर्नली 50 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना और उसका हिसाब जो है बराबर करना चाहते हो, आप अगर उससे कंप्लीटली अपना काम जो है वो खत्म करवाना चाहते हो, तो आपको कहाँ पे लेना पड़ेगा? आपको 0 पे लाना पड़ेगा, राइट? एंड तो आपको कितना चाहिए होगा? जो भी आपका एनर्जी डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? So to completely separate an electron from the nucleus, its energy has to become 0, right? So अब अगर मैं फर्स्ट केस देखूं, what is the binding energy? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो जिसी भी स्टेट में है, राइट? वो जिसी भी स्टेट में है, वहां से लेके एनर्जी इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जाने के लिए उसको कितना एनर्जी चाहिए होगा? ओके, सो अगर वो ग्राउंड स्टेट पे है, यानी कि वो n इज इक्वल टू 1 पे है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज कि अब अगर मैं इसको कंप्लीटली सेपरेट करना चाहूं, दैट इज अगर मैं इसको n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे लेके जाना चाहूं, तो मुझे कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे एनर्जी इज 0, n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी इज, बताओ, n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी इज -13.6। तो यानी कि अब बताओ मुझे यहाँ पे एक्सटर्नली कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? आई हैव टू एक्सटर्नली प्रोवाइड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। सो मेरा अब देखो फर्स्ट केस में मेरा बाइंडिंग एनर्जी कितना आ गया? बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट, सो ये मेरा आ जाएगा 13.6। क्या ये सभी को समझ में आया?
फर्स्ट पार्ट सभी को समझ में आया? Okay, we'll obviously take more examples, but first वाला part अगर आपको समझ में आए, we'll take the second part. Now, second part is ionization potential. Now, अब आपको already पता है कि अगर मैं Na को ionize करना चाहूँ और या फिर अगर मैं Na को ionize कर रहा हूँ तो Na क्या बनेगा बताओ? करेक्ट, Na जो है वो Na प्लस बनेगा। यानी कि एसेंशियली हमने क्या किया, हमने Na में से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया, राइट? आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे मैं सेम चीज, अगर मैं यहाँ पे Na की जगह में सेम H ले लूँ तो बात बराबर ही है। अगर मैं H लेता हूँ और अगर मैं इसको आयोनाइज कर रहा हूँ तो इसका मतलब भी क्या हुआ? सेम चीज, मैं इसको H प्लस बना रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मैं कंप्लीटली रिमूव कर रहा हूँ। और सेम चीज अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव कर रहा हूँ, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूव कंप्लीटली, नाउ इलेक्ट्रॉन इज इन विच n? बताओ, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया, करेक्ट, अब तो वो कौन सा एन होगा? वो अगेन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी में हो जाएगा। तो आपका बाइंडिंग एनर्जी या आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसका वैल्यू सेम ही होता है, क्योंकि दोनों में एंड रिजल्ट जो है वो सेम होता है। बाइंडिंग एनर्जी में भी आप इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली सेपरेट कर रहे हो, आयोनाइजेशन में भी आप इलेक्ट्रॉन को जो है कंप्लीटली सेपरेट कर रहे हो। क्या ये आप सभी को समझ में आया? तो यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, न सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, माइनिंग एनर्जी जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, बट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो किस में आएगा बताओ? वो 13.6 वोल्ट्स में आ जाएगा। सिर्फ पोटेंशियल जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल जो है वो आपका वोल्ट्स में आएगा एंड एनर्जी जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। ओके, सो अब तो मेरे ख्याल से आप लास्ट वाला आंसर अब आप मुझे खुद से बता सकते हो। व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल? सो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब ये चीज जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा है बताओ? करेक्ट, ये चीज आपका ग्राउंड स्टेट जिससे जा रहा है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या n इज इक्वल टू 2 में। ओके, n इज इक्वल टू 2 में। अब तो आपको याद हो गया होगा व्हाट इज द एनर्जी वैल्यू एट n इज इक्वल टू 2। अगर वो 2 पे है तो उसका एनर्जी क्या होता है? वेरी गुड, -3.4 होता है। सो अब बताओ, यहां से यहां जाने के लिए मुझे कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट आपको देखो मांगा क्या है? आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल मांगा है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 10.2 वोल्ट्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो। डन। डन। ओके, सभी ने कॉपी करा ना? फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, ये वाला भी एग्जाम्पल है, ये वाला भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप देखो। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन H atom in let's say second excited state, second excited state in second state, find बाइंडिंग एनर्जी। Be जो है वो बाइंडिंग एनर्जी होता है। ऑप्शन बी, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल to send it to let's say fourth excited state, from n is equal to 2, and option C, ionization potential. Try करो, not difficult at all, try करो।
हो गया? हो गया? नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, कुछ खास है ही नहीं। तो देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के सेकेंड स्टेट में है। मैं चाहूँ तो ये वाला डायग्राम जो है वापस से यूज कर सकता हूँ ना। अब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड स्टेट में है, यानी कि वो -3.4 पे है, राइट। अब अगर उसको अपने फ्रेंड से दोस्ती जो है वो कम्प्लीटली खत्म करना है, ठीक है, अब अगर उसको अपने फ्रेंड से जो है कम्प्लीटली दोस्ती खत्म करना है, तो उसको एक्सटर्नली अपने डैड से कितना मांगना पड़ेगा? करेक्ट, उसको एक्सटर्नली अपने डैड से 3.4 मांगना पड़ेगा, राइट। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ खास तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखो एक्साइटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल टू सेंड इट टू द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि यहाँ पे n क्या होना चाहिए बताओ? करेक्ट, n इज इक्वल टू 5 होना चाहिए ना। मुझे इसको भेजना है n इज इक्वल टू 5 फ्रॉम n इज इक्वल टू 2। अब इसका तो हमने एनर्जी डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी निकाला था, कितना आया था बताओ? 2.85 आया था। बस यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 2.85। तो यूनिट क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, बस 2.85 वोल्ट्स आ जाएगा, राइट। एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड स्टेट में है, दैट इज यहाँ पर है। तो अब अगर इसको मुझे कंप्लीटली आयनाइज करना है तो बताओ मुझे कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? करेक्ट, 3.4 वोल्ट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, all right. So now we'll discuss a couple more things. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू एनीथिंग पे आप सेंड कैसे करते हो? वेरी सिंपली सेम चीज देखो, मैं हाइड्रोजन के केस में ही लिख रहा हूँ। सो ये हुआ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ना अगर मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है तो मैं क्या यूज करता हूँ? डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E, यहाँ पे क्या, दैट इज एनर्जी चेंज और एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये मेरा क्या आता है? ये मेरा आता है E नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यस नो, यहाँ तक तो ये तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। ना हाउ डू वी एक्चुअली प्रोवाइड दी एनर्जी? हम एक्चुअल में एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हमने डिस्कस किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था कि भाई हम लाइट जो है वो शाइन कर रहे थे, तो उससे इलेक्ट्रॉन को जो है एनर्जी मिल रहा था, ये जानो। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम ही है कि हम इस एटम पे या हम इस सरफेस पे लाइट शाइन कर रहे हैं, एंड उस लाइट से, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या ये आप सभी को समझ में आया? Okay, here we are using light as a form of energy, or here we are using light to transfer energy to the electrons. अब देखो, अब इसका आगे काफी सिंपल है। अब एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, या ऑब्वियसली आप E इज इक्वल टू एच म्यू भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, एक ही बात है ना। अब देखो अगेन, अगर मुझे इसको 1 से लेके 2 तक भेजना है, तो बताओ, अगर हम हाइड्रोजन वाला ही एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कितना होता है बताओ? एनर्जी डिफरेंस इज करेक्ट 10.2। तो मुझे जो फोटोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका एनर्जी एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? उसका एनर्जी एग्जैक्टली 10.2 होना चाहिए, ऐसा नो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट हियर कि यहाँ पे फोटोन का एनर्जी जो है वो एग्जैक्टली 10.2 होना चाहिए। इट कैन नॉट बी 10.1, इट कैन नॉट बी 10.3। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको अभी बताता हूँ, बट फिलहाल के लिए आप ध्यान दो कि फोटोन का एनर्जी बी 10.2, दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन should be equal to the energy difference, yes or no? ऑलराइट, सो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं, ओके, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो देखो मेरा क्या आ जाएगा? एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं, बस इसको और इसको जो है इक्वेट किया। सो अब देखो यहाँ पे मेरा क्या इक्वेशन आ रहा है? सो 1/λ इज इक्वल टू ई नॉट बाई एच सी, दिस इज एच सी इंटू जेड स्क्वेयर
ये आपका आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। अगेन ये जो है ये मेरा z लिखने का तरीका है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो दिस इज 1/λ E0/hc z² 1/n1² माइनस 1/n2²। या फिर इसी चीज को हम कैसे ले सकते हैं, 1/λ क्या होता है बताओ, 1/λ इज वेरी गुड, 1/λ इज वेव नंबर, 1/λ इज वेव नंबर। तो इसी चीज को हम कैसे ले सकते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू आर, मैं आपको बता रहा हूँ आर क्या होता है, इंटू z², 1/n1² माइनस 1/n2²। राइट, यहाँ पे आपका म्यू, सॉरी यहाँ पे आपका म्यू बार जो है दैट इज बेसिकली योर वेव नंबर और 1/λ। आर जो है दैट इज आवर रिडबर्ग कांस्टेंट, राइट, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 आएगा। आर जो है वो हमारा है रिडबर्ग कांस्टेंट और दिस इज आल्सो इक्वल टू E0/hc, विच इज आपको ध्यान में रखना है। एंड आर का वैल्यू जो है वो आपका होता है 1.1 इंटू 10⁻, ध्यान रखो, इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। लिख लो, लिख लो पहले आप यहां तक पूरा का पूरा लिख लो। राइट, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो हुआ 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, एवरीबॉडी पे अटेंशन। एंड देयर इज वन मोर वैल्यू दैट यू कैन आल्सो यूज ऑफ्टन, दैट इज 1/r। 1/r का वैल्यू जो है नहीं 10⁻7 लिखने से नहीं चलेगा, ऑलवेज चेक योर ऑप्शंस। 1/r का वैल्यू जो है वो होता है 91.1 नैनोमीटर। राइट, लिख लो। 1/r का वैल्यू जो है वो होता है 91.1 नैनोमीटर। अब आप कई बार 91.1 को जो है आप 90 लिख सकते हो, ऑब्वियसली ऑलवेज चेक योर ऑप्शंस। अगर ऑप्शन सफिशिएंटली दूर दूर है तो आप 90 यूज कर सकते हो, बट अगर ऑप्शंस जो है वो आसपास ही है कैलकुलेशन में, देन यू शुड ऑलवेज यूज दी प्रॉपर वैल्यू। लिख लिया, यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया, सभी ने, ओके। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, let's take an example, it's very simple. So example, what is the wavelength of photon that can send an electron from ground state to कौन सा एक्साइटेड स्टेट में भेजना है बताओ, कौन सी स्टेट में भेजना है, टू थर्ड, ओके, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट इन एच एटम। देखो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है, तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं ऑब्वियसली सॉल्व करूंगा, ओके, बट आप ये वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करो, आई डोंट थिंक दिस इज पर्टिकुलरली
हो गया, बहुत डिफिकल्ट सवाल। सो आई हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस, 120 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 102.48 नैनोमीटर, ये तो एक रेडियो स्टेशन की तरह लग रहा है। नेक्स्ट, एनी अदर ऑप्शंस? चेक करें, बहुत डिफिकल्ट। तो देखो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, वेरी सिंपल, म्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यस, नो? सो अब क्योंकि मुझे तो लामडा चाहिए, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, आर को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू हाइड्रोजन है तो जेड मेरा क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। N1 जो है ग्राउंड स्टेट है तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि बताओ मेरा यहाँ पे N2 कितना आ जाएगा? करेक्ट, क्योंकि थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो मेरा N2 जो है वो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट? सो ये देखो आपका क्या आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, 15/16 आ जाएगा। बट लाइक आई सेड कि हमें तो लामडा चाहिए, तो मैं इस पूरी चीज को उल्टा कर सकता हूँ। सो लामडा इज इक्वल टू 16/15 इंटू 1/r आ जाएगा। देखो समझ में आया क्या? ओके, एंड जस्ट उधर पहले मैंने आपको 1/r का वैल्यू बताया, 1/r का वैल्यू 16/15 इंटू 91.1। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, अभी के लिए हम इसको 90 ले लेते हैं, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाएगा। ओके, सो ये कितना हुआ, ये 6 हुआ, तो ये कितना रहेगा, देखो 96 नैनोमीटर आ जाएगा। ओके, आप लोगों ने कहाँ गड़बड़ किया, डिड यू गाइस पुट 3 हियर? क्योंकि ये तो काफी डिफरेंस आ रहा है, काफी डिफरेंस आ रहा है। देखो ये आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो ऑलवेज लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। बट चलो कोई बात नहीं, ये तो पहला एग्जांपल ही था, एक और ट्राई करें, चलेगा? अगर आपने 91.1 ले तो इसलिए स्लाइटली आगे आ जाएगा, ठीक है, चलेगा चलेगा। अगर आपने 91.1 ले तो इससे स्लाइटली आगे आएगा, बेसिकली इससे 1.1 आगे, इससे 1.1 आगे तो आपका 97.6 ऐसे कुछ आएगा। ओके, एनीवेज, तो इसके जो है इसके आसपास आना चाहिए ना। नेक्स्ट देखो, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फाइंड the wavelength of photon that can ionize, that can ionize an electron in ground state of H atom। बहुत डिफिकल्ट, ट्राई करो। Okay, so I have one answer here, 91 mm. All right, option B. अच्छा हाँ, mm, okay, it's correct, nanometer। 91.17, ठीक है, सही नहीं है, वो 91 ही है।
चेक करें। चेक करें। सो देखो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। सो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मैं देखो मैं डायरेक्टली यहीं पर ही वैल्यू डाल रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट है यानी कि मुझे n1 को क्या डालना चाहिए बताओ। करेक्ट, मेरा n1 जो है वो मेरा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड आई हैव टू आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन, राइट। सो यहाँ पे बताओ मेरा n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा। करेक्ट, n2 का वैल्यू जो है वो इंफिनिटी आ जाएगा। एंड यहाँ पे H एटम है तो Z का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ। ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सब ये तो मेरा प्रैक्टिकली हो ही गया। सो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ये 1 ये 0 1 माइनस 0 1 और ये 1। सो 1/λ इज आर आ गया। और लैम्डा जो है वो मेरा क्या आ गया 1/r आ गया। एंड मैंने आपको 1/r का वैल्यू बताया था 91.1। हाँ, आपने आपने रिस्क भी किया, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। सी आप पाथ ए से जाओ पाथ बी से जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन एंड एट द राइट आंसर। हो गया सभी का। सो वी डू हैव सम शॉर्ट टाइम। आप एक चीज खाली नोट कर लो। आप एक चीज खाली नोट कर लो। मैं एक्सप्लेन जो है इसको नेक्स्ट क्लास में करूंगा, राइट। सो अभी आप एक चीज खाली नोट कर लो। सो सबसे पहले आप लिखो लाइमन बामर। सिर्फ आप इस चीज को नोट कर लो, दिस इज अ टेबल। पास्चन PASCHAN ब्रैकेट फंड। सिर्फ आप इस चीज को नोट कर लो। ऑन फ्री, ओके। ये आपका होता है अल्ट्रावायलेट, ये आपका होता है विजिबल, ये सारे जो है वो आपके होते हैं इंफ्रारेड। यहाँ पे N1 जो है वो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे N2 जो है वो 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 4 5 एंड सो ऑन। पी फंड, फंड इसको सिर्फ फंड बोलते हैं, पी फंड। यहाँ पे 4 5 6 एंड सो ऑन। Humphrey, HUMPHRY। This is N1 value, this is N2 value. This is name, this is range. सिर्फ आप इस चीज को कॉपी कर लो। IR इज इंफ्रारेड। सबसे ऊपर में है यूवी अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। वैसे इस चीज को हम बोलते हैं नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड इस चीज को बोलते हैं फार इंफ्रारेड। ओके, बट ये चीज हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, मैंने बस आपको बता दिया। नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट।